नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो आज हम रिवाइज करने वाले हैं ऐसे 402 जिसका नाम है ऑडिट कंसिडरेशन रिलेटिंग टू एन एंटिटी यूजिंग अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस। अब इसका मीनिंग क्या होता है, पहले तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखनी होगी, उसके बाद हम ऐसे पे जंप करेंगे। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स में सबसे पहले आता है सर्विस ऑडिटर, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, यूज़र ऑडिटर, यूज़र एंटिटी। अब जरा इसको समझिएगा, आपको किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का ऑडिट मिला तो वो क्या हुआ, वो हो गया यूज़र एंटिटी, आप हो गए यूज़र ऑडिटर जो कि प्रिंसिपल बेसिकली कंपनी है। अब उसने क्या करा कि अपना बुक कीपिंग या जो भी सारे अकाउंटिंग के काम थे ना वो किसी थर्ड पार्टी को आउटसोर्स कर दिए, या जो कंप्लेंट हैंडलिंग जो होते हैं कस्टमर से जो भी हमें कंप्लेंट होते हैं उन सबको ना आउटसोर्स कर दे किसी बीपीओ को। तो उसके लिए क्या हुआ, वो हो गया सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि जो आपकी मेन कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उसको सर्विस दे रही है, तो वो हो गया सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। एंड उसका जो ऑडिटर होगा वो है सर्विस ऑडिटर। अब ये ऐसे बेसिकली बोलता क्या है कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी जब आपका जो मेन कंपनी है वो किसी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की सर्विस ऑब्टेन कर रहा हो और जो कि मटेरियली अफेक्ट करता हो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, क्योंकि हो सकता है ना मिसस्टेटमेंट हो, पॉसिबिलिटी हो। तो उस केस में ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, ऑडिट कैसे होना चाहिए, उन सब चीज़ों के बारे में ये डिस्कस करता है। तो जैसा नाम वैसा ही इसका पहले स्कोप है। This essay deals with the auditor's responsibility to obtain sufficient appropriate audit evidence. Audit evidence लेना when a user entity uses the services of one or more service organization. एक या एक से ज़्यादा, जैसे मैंने बताया अकाउंटिंग, बुक कीपिंग सब चीज़ आउटसोर्स कर दिया, पेमेंट रिसिप्ट से लेकर पेमेंट गेटवे सब कुछ आउटसोर्स कर दिया, वो हो गया, वो भी मेजर हैंडलिंग कर रहा है। एंड सेकेंडली जो कंप्लेंट जो आते थे हमारे रिटेल कस्टमर से मेजरली उनको भी बीपीओ कर दिया, एक से ज़्यादा है, दो हैं, तो हमारे केस में हमारे एग्जाम्पल में दो दो हैं। तो उस केस में ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ऑडिटर कैसे कैसे ऑडिट करना चाहिए, उन सब चीज़ों के बारे में मस्त ये बताता है। अब चलो हम ऑब्जेक्टिव पे चलते हैं, उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड, एंड देन इसकी रिक्वायरमेंट पे जाएंगे, एंड देन रिपोर्टिंग क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव ही सिंपली वही है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूजर ऑडिटर व्हेन द यूजर एंटिटी यूजेस द सर्विस ऑफ द सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस आर to obtain an understanding of the nature and significance of the service provided by the service organization and their effect on the user's entity internal control sufficient to identify and assess the risk of material misstatement. Simply जो मैंने बताया कि क्या वो मटेरियल अफेक्ट करता है या नहीं, वो हमें देखना बहुत ज़रूरी है। सर हमारे एग्जांपल में एडमिनिस्ट्रेशन काम सारा का सारा A to Z हमने आउटसोर्स कर रखा था, पेमेंट गेटवे से लेकर पेमेंट रिसीव तक हमने आउटसोर्स कर रखा था। एंड देन सेकंड एग्जांपल में देखा कि हमारे जो कंप्लेंट थे, जो भी रिटेल से मेजरली कमेंट आ रहे थे माइनर, वो सब हमने आउटसोर्स कर रखा था। तो ये तो सर हमारा बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है, तो सर हम लेंगे। लेकिन ना हमारी एक ब्रांच में ना हमने क्या करा कि ना एक जो वॉचमैन होता है हमने उसको आउटसोर्स कर दिया, और वो ब्रांच हमारे लिए कोई मटेरियल है भी नहीं, वहाँ पे हम काम करते ही नहीं है, बस वहाँ पे एक बंदे को रख रखा है, ऐसे ही हमने आउटसोर्स कर रखा है जिसको हम 15,000 रुपये दे रहे हैं और टर्नओवर हमारा 70-80 करोड़ का है। तो क्या सर वो मटेरियल इफेक्ट करता है? सर हम देख रहे हैं कि सर ना वहाँ पे कोई काम होता ना कुछ है, बस हमने वहाँ पे एक वॉचमैन रख रखा है ताकि वो एक पर्टिकुलर हमारी प्रॉपर्टी देखता रहता है, बस और कुछ नहीं है काम, वहाँ पे कोई रोल नहीं है, कुछ नहीं है, तो सर वो इफेक्ट करता नहीं। तो हमें वही अंडरस्टैंडिंग लिया ऑडिटर ने कि क्या वो इफेक्ट करता है या नहीं करता, वो सब देखना होगा। टू डिज़ाइन एंड परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर रिस्पॉन्सेज टू दोज रिस्क, डिज़ाइन एंड परफॉर्म करें ऑडिट प्रोसीजर टू दोज रिस्क। हमारे एग्जांपल में दो तो हमें डिज़ाइन करने होंगे एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड एंड बीपीओ से रिलेटेड होंगे, जो थर्ड था उससे रिलेटेड हमें कुछ नहीं चेक करना होगा, बस वो देखना होगा कि वहाँ पे कोई काम मेजरली हो रहा है नहीं हो रहा, वो देखना होगा। तो मेजरली हमारे पास दो, तो हमारे पास जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन थे उसके लिए हम डिज़ाइन एंड परफॉर्म करते हैं ऑडिट प्रोसीजर्स टू रिस्पॉन्स टू दोज रिस्क, की कोई रिस्क है या नहीं, हमने अगर आइडेंटिफाई करे तो मिले तो उसके अकॉर्डिंगली हम डिज़ाइन एंड परफॉर्म करेंगे। अब आ जाते हैं एक पल के लिए रिक्वायरमेंट पे, रिक्वायरमेंट कह रहा हूँ, पहले आ जाते हैं रिपोर्ट्स पे। अब आते इसमें ना दो तरह की रिपोर्ट होती है। अब हमने ना सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से बोला, हे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन क्या आपका ऑडिट होता है? ऑडिट होता है तो सर हमें ऑडिट रिपोर्ट दे दीजिए। अगर ऑडिट नहीं होता होगा तो समझ लीजिएगा वो ज़्यादा मेजरली हमें सर्विस नहीं दे रही होगी, ठीक है, छोटी मोटी सर्विस दे रही होगी। अगर टाइप 1 रिपोर्ट होती है और एक होती है टाइप 2 रिपोर्ट। टाइप 1 रिपोर्ट क्या होती है कि रिपोर्ट ऑन डिस्क्रिप्शंस एंड डिज़ाइन ऑफ द कंट्रोल एट अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। बस सिंपल ये बोलता है कि जो हमारे इंटरनल कंट्रोल थे ना उसके डिस्क्रिप्शंस दे दिया और डिज़ाइन बता दिया कि सर हम सारे अटेंडेंस रजिस्टर बनाते हैं, सीसीटीवी कैमरा लगा रखे हैं, सब चीज़ प्रॉपर है हमारे यहाँ पे, बस हमने डिस्क्रिप्शन डिज़ाइन दे दिया। लेकिन इफेक्टिवनेस की बात नहीं हुई। इफेक्टिवनेस कहाँ पता चलती है, वो होती है टाइप 2 रिपोर्ट पे। मतलब कि हमने सर्विस ऑर्गेनाइजेशन बोला कि सर अब हमें टाइप 1 रिपोर्ट दे दो,
उन्होंने बोला कि ठीक है सर, हमारा ऑडिट नहीं होता, हम डिस्क्रिप्शन एंड डिज़ाइन दे देते हैं कि हमारा इंटरनल कंट्रोल ठीक है, हमने लगा रखे, सब चीज़ प्रॉपर है। छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, हम प्रोप्राइटरशिप फर्म की बात करते हो, हाँ ठीक है, वहाँ पे फ्रॉड होने के चांसेस वैसे भी कम होते हैं, माइन्यूट होता है, क्योंकि टर्नओवर कम होता है तो सर्विस का लेवल कितना हाई होगा, तो उस समय टाइप 1 रिपोर्ट ही मिल सकती है, क्योंकि वो ये बोलेगा कि सर हमारा 70 लाख का टर्नओवर है और उसमें से हम 5-6 लाख की सर्विस दे रहे हैं, उसके लिए हम सर ऑडिट तो करवा नहीं सकते। ठीक है, तो इसलिए टाइप 1 रिपोर्ट उस समय ली जाती है। तो हो गया प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट, बट ये आपके एग्जाम के लिए नहीं, आपको एग्जाम के लिए ध्यान रखना होगा। टाइप 1 रिपोर्ट में बस डिस्क्रिप्शन एंड डिज़ाइन होता है, एंड टाइप 2 रिपोर्ट में इफेक्टिवनेस आ जाती है। इफेक्टिवनेस का कैसे पता चलता है सर? ऑडिट रिपोर्ट में आपको पता है कि सर हम इंटरनल कंट्रोल के बारे में भी लिखते हैं, तो वो होती है टाइप 2 रिपोर्ट, इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल के बारे में बताया जाता है। डिटेल में हमने क्लास में डिस्कस करा हुआ है, यहाँ ओनली रिवीजन हो रही है, तो आप केवल डेफिनेशंस पे याद रखिए कि डिस्क्रिप्शन डिज़ाइन होता है टाइप 1 रिपोर्ट में, इफेक्टिवनेस आ जाए तो टाइप 2 रिपोर्ट हो जाती है। क्या ये पेपर में आता है? हाँ जी सर, पेपर में आता है, और ये ऐसे है बहुत इंपॉर्टेंट। अगर फाइनल लेवल की बात करें तो हाँ सर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सी इंटर लेवल पे इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है। इन डिटरमाइनिंग द सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस प्रोवाइडेड बाय टाइप 1 एंड टाइप 2 रिपोर्ट, द यूजर ऑडिटर शैल बी सेटिस्फाइड। सिंपली हम लोग उसको कंसिडर कर रहे हैं। द सर्विस ऑडिटर्स प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस देख लेंगे, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस देख, द एडुकेसी ऑफ स्टैंडर्ड देख लेंगे। सिंपल, कोई ज़्यादा कुछ है नहीं। वैन द यूजर ऑडिटर प्लान्स टू यूज द टाइप 2 रिपोर्ट, टाइप 2 रिपोर्ट यूज़ करने की बात हो रही है, तो एज ए ऑडिट एविडेंस द यूजर ऑडिटर शैल डिटरमाइन वेदर द सर्विस ऑडिटर्स रिपोर्ट प्रोवाइड्स sufficient and appropriate audit evidence about the effectiveness of control to support the user's auditor's risk assessment। टाइप 2 रिपोर्ट हम ले रहे हैं, तो सर मेजरली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या किसकी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिसीजन देने की? सर हमारी होती है। तो वही ये बोल रहा है कि सर हमने टाइप 2 रिपोर्ट ले लिया ना, तो आपको देखना होगा सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द ऑडिट एविडेंस। ठीक है, आप ये नहीं बोल सकते कि सर हमने टाइप 2 रिपोर्ट ले लिया तो ठीक है। आपको पहले स्टडी करना होगा टाइप 2 रिपोर्ट में क्या कोई डेफिशिएंसीज लिख रखी है या नहीं लिख रखी है। अगर नहीं लिख रखी है, ओवरऑल ठीक है, उनका वहाँ पे ठीक है, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल रहा है तो ओके, देन गो। लेकिन अगर उसमें डेफिशिएंसी लिख रखी है तो आपका एक एडिशनल प्रोसीजर लग जाता है, बढ़ जाता है। तो इन सब चीज़ों को आपको कंसिडर करना होगा। सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस टू बी ऑब्टेन्ड बाय द यूजर्स एंटिटी ऑडिटर्स। ठीक है, तो इसके बारे में बताया था। अब इसके में हमें क्या क्या पॉइंट लिखने हैं, याद रखना। टाइप 1 रिपोर्ट का तो टाइप 2 रिपोर्ट क्या होती है, और थर्ड में जो कि आपका एमसीक्यू है, 1-2 मार्क्स का आ जाता है, कभी कभी केस स्टडी बन के आ जाता है कि आपने टाइप 2 रिपोर्ट अपने ऑब्टेन कर लिया, बस ठीक है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गया। नहीं सर, हमें अपने सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस हमें चेक करने होंगे, उस पर स्टडी करनी होगी और उसके बारे में लिखना होगा। सबसे पहले डेफिनेशंस लिखने होंगे टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट के बारे में, और कौन सी रिपोर्ट ऑब्टेन करें उसके बारे में लिखना होगा। उसके बाद फिर हम ये डी पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद केस स्टडी एंड देन कंक्लूजन दे देंगे। ठीक है, क्यों ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ? क्योंकि पेपर में आता है। ठीक है, और एक और चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ, यार कोई चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, 120 से ज़्यादा वीडियो अपलोड करें, रिक्वेस्ट है यार, कर लो सब्सक्राइब, छोटी सी रिक्वेस्ट। रिक्वायरमेंट ऑफ द एसे, अब इसमें रिक्वायरमेंट क्या क्या है एसे की? द ऑडिटर शैल ऑब्टेन, जैसे मैंने पहले बता चुका हूँ कि एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सर्विस प्रोवाइडेड, जो भी सर्विस प्रोवाइडेड कर रखे उसकी पहले अंडरस्टैंडिंग तो ले लो। हमारे में 2 मेजरली सर्विस थी, थर्ड हमारी मेजरली थी, इसलिए हमने अंडरस्टैंडिंग लिया ऑफ द सर्विस प्रोवाइडेड बाय न सर्विस ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग द इंटरनल कंट्रोल के बारे में देख लेंगे, दैट रिलेट टू द सर्विस प्रोवाइडेड बाय द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब बात है बी पॉइंट पे। If the auditor is unable to obtain sufficient understanding from the user's entity, the user auditor shall obtain the understanding by obtaining type 1 or type 2 report, contacting service organization through user's entity, simply visiting the service organizations and perform procedures. D point में आएगा using another auditor to perform the procedures. Simply हम एक्सप्लेन करते हैं, और पहले बता रहा हूँ ये प्रोसीजर लिख कर आना है, ये मत सोच के आना कि सर जनरल पॉइंट हम क्यों लिखे सर, इसलिए बिग 4 वालों के नंबर ज़्यादा आते हैं, मीडियोकर एंड स्मॉल फर्म वालों के यहाँ पे नंबर कट जाते हैं। अब क्या है कि आपको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिल पा रहे, तो आपने पहले क्या करना होगा, टाइप 1 एंड टाइप 2 रिपोर्ट ऑब्टेन करना होगा। एंड देन सेकंड में हम बात करेंगे, हम ना सर्विस ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली बात करेंगे, ऐसे ऑडिटर हम बात करेंगे कि सर हम आपको सर्विस दे रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग में जो भी कॉन्ट्रैक्ट है रिलेटेड आप हमें प्रोवाइड कराई। थर्ड में हम बात करेंगे, हम सर आपके विजिट करना चाहते हैं सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को, तो विजिट करने के लिए परमिशन ले सकते हैं, आप विजिट कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं प्रोसीजर। और लास्टली आप ये भी कर सकते हैं कि अपना एक अनदर ऑडिटर, हम उस स्टेट, जैसे कि हमारा मान लीजिए महाराष्ट्र में कोई कंपनी, उससे हम सर्विस ले रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, तो जो भी ये काम आउटसोर्स किया था, हम वहाँ पे अनदर ऑडिटर को भेज के हम वेरीफाई करा सकते हैं कि हाँ सर इन्होंने सर्विस दी है, प्रॉपरली सर्विस दी है, एंड देन इट्स ओके, यहाँ पे हो जाता है।
लेकिन अगर आपको तब भी नहीं मिलता तो क्या करेंगे? क्योंकि हम सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं ले पाए एंड ये मटेरियल अफेक्ट करता है तो डिस्क्लेमर ओपिनियन दे देंगे। अगर केस स्टडी आता है तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ में हम लिख देंगे कि वी आर अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। तब आता है रिपोर्टिंग बाय द यूजर ऑडिटर, जो मैंने बताया अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। तो मॉडिफाई कर लीजिए। मॉडिफाई हम कैसे करते हैं ऐसे 700 की सीरीज में बात करेंगे, लेकिन बता देता हूँ अगर मेजरली इफेक्ट करता है तो हम डिस्क्लेमर ओपिनियन दे देते हैं, अगर ज़्यादा ही मटेरियली इफेक्ट करता है तो एडवर्स ओपिनियन दे देते हैं। ठीक है। द यूजर ऑडिटर शैल नॉट रिफर टू द वर्क। जैसे मैंने बताया क्या होता है कि जब भी हम अनमॉडिफाइड ओपिनियन देते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फेयर। जब ट्रू एंड फेयर आप बोल रहे हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने की। ठीक है। तो जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी तो इसलिए आप कभी भी ना किसी का जो भी सर्विस ली है आपने तो आप उस पर रिलाई नहीं कर सकते कि इन्होंने टाइप 2 रिपोर्ट दे दिया था तो उसके बेसिस पे हम अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हैं। ना 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 ना, आप कभी भी कभी भी अनमॉडिफाइड ओपिनियन के केस में किसी का भी सर्विस आप यूज़ कर रहे हैं तो आप उसका ओपिनियन नहीं देंगे। जॉइंट ऑडिटर में भी हमने बात करा था, अगर कोई जॉइंट ऑडिटर की हम सर्विस दे रही है, हमने लेट आउट करी थी कोई सर्विस या आपने एक्चुअरी की सर्विस ली थी, हम उस पर रिलाई करते हुए अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हैं तो आपका रिपोर्ट है, आप उसमें उनका रेफर नहीं दे सकते कि हमने इनकी सर्विस ली थी या हमने ये रिपोर्ट ऑब्टेन की थी। अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हैं तो ट्रू एंड फेयर है, बस बात खत्म, क्योंकि आप पे रिलाई हो रहा है। सब जब हम मॉडिफाई दे रहे हैं हाँ जब आप दे सकते हैं, लेकिन हम ऐसे 700 की सीरीज़ में हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है। एक आखिरी चीज़ है, जो आपको वीडियो चाहिए होगी, जिसकी भी रिवीजन चाहिए, आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट से सब्सक्राइब करें। कोई नहीं कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहे हैं हम पिछले 3 साल से, ओनली अभी तक 145 पे ही पड़े हुए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ठीक है। इफ़ यूजर ऑडिटर मेक रेफरेंस ऑफ द वर्क ऑफ द सर्विस ऑडिटर इन द यूजर्स ऑडिटर्स रिपोर्ट विद मॉडिफाइड ओपिनियन, द यूजर्स ऑडिटर रिपोर्ट शैल ऑल्सो इंक्लूड दैट सच रेफरेंस डज नॉट डिमिनिश द यूजर्स ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट ओपिनियन। जैसे मैंने बताया कि मॉडिफाई कर रहे हैं ओपिनियन तो उस केस में आप रेफरेंस दे सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है। थैंक यू। अगली वीडियो किस पे चाहिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर करें। थैंक यू सो मच।